तो नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शक्ति कुमार शर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, फाइनली वो टाइम आ चुका है, समय समाप्त हो चुका है। सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं AIB20 का एग्जाम कंडक्ट होने में, यानी कि 30 नवंबर 2025 आने में अब सिर्फ कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में टाइम कम है और सिलेबस बहुत ब्रॉड है। कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें? मैं देख रहा हूं कि लोग घंटे घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे के मॉक टेस्ट चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। अब इतना समय अगर केवल बैठ करके हम केवल वीडियोस देखते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, तो आखिर उन सेलेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम कैसे जानेंगे जिनसे हम पास हो सकते हैं, या जिन प्रश्नों को, उनके उत्तरों को पढ़ लेने से हमें काफ़ी हद तक पेपर को क्रैक करने में मदद मिल सकती है। तो बिना वक्त गंवाए, बिना समय गंवाए, मैं ऐसे कुछ प्रश्नों का एक सेट लेकर के आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार का पेपर पैटर्न होता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के पास बहुत ही सरल भाषा में, शुद्ध हिंदी में आपको बताने के लिए आपके पास आज उपस्थित हुआ हूं, आया हूं। इन क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को आप सुनिए, ध्यान में रखिए और इस वीडियो को सेव जरूर रखिएगा अपने पास। बहुत कम समय लगेगा, जितना मैं आपको बताने जा रहा हूं मैक्सिमम आप 15 से 20 मिनट में इसको आराम से घर बैठे मोबाइल फोन पर कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि बहुत ही अजीब तरीके का प्रश्न पत्र आता है, उसी आधार पर ये प्रश्न और उनके उत्तर लेकर के मैं आपके पास आया हूं। केवल और केवल 10 से 15 मिनट का समय दीजिए, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। इनको आप स्क्रॉल करके बार बार रिवाइज जरूर करिएगा। सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। बहुत ही सरल तरीका, हाथ में फोन सबके पास होता है, सोते उठते, लेटते बैठते, जगते सोते, जब भी आपको वक्त मिले आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इसमें से कम से कम आपको 20 से 25 प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। और केवल 40-45 क्वेश्चंस ही आपको क्रैक करने के लिए चाहिए होते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत कठिन टास्क नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं बिना वक्त गंवाए, मैं आपको सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर कि आपको एक आइडिया फ्रेम हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसका ये आंसर होगा। तो आप बहुत ध्यान से सुनना शुरू करिए। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में नंबर 1, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन से प्रस्तावना यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है? पहला प्रश्न 42 यानी कि 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा माना गया है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में लिखा है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा दी गई है। DPSP किस में है? भाग 4 में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 50 में बताया गया है। राइट टू एजुकेशन किस में दिया गया है? आर्टिकल 21A में दिया गया है। धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा करती है। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाते हैं वो अनुच्छेद है 352 यानी कि 352। राज्य आपातकाल यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो 356 में लगता है। 356 में वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो लगता है 360 में, यानी कि अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? इक्विटी बिफोर लॉ से, कानून के समक्ष समता से। 44वां संशोधन किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से। SC/ST आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 338 में दिया गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पहली बार PIL किस जज ने स्वीकार की? यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को स्वीकार करने वाले जो पहले जज थे उनका नाम था जस्टिस PN भगवती। 73वां संशोधन यानी कि 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? USSR यानी कि रूस से लिए गए हैं।
विवादित क्षेत्रों में छठी अनुसूची किस पर लागू है? पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू है। राइट टू प्राइवेसी किस केस में मौलिक अधिकार माना गया है? के.एस. पुट्टुस्वामी केस। इसका केस का टाइटल नेम याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही पेपर आता है, इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि आपकी संभावनाओं से बहुत हट करके प्रश्न पत्र होगा। आपको लगेगा कि यार ये पूछ क्या रहा है, उसी आधार पर मैं आप लोगों के सामने ये सब लेकर के आया हूं। संविधान किसने लिखा? नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन सब क्लॉज 1 में दी गई है। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट के बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए इलेक्ट होने के लिए? 35 ईयर होनी चाहिए। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 हैं। इसी प्रकार से आईपीसी पर आते हैं। तो अब आईपीसी में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं? हत्या की सजा किस सेक्शन में लिखी है? 302 में। नॉर्मल सी भाषा, सब नॉर्मल सी बात है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में है। चोरी की परिभाषा 378 में है। रेप 375 में डिस्क्राइब किया गया। देखिए, इसी प्रकार से पूछेगा घुमा के, आप 376 पिक्चरें देख करके आप बता दोगे। तो जो डिस्क्रिप्शन है 375 में लिया गया है, 376 में सजा दी गई है उसकी। समान अभिप्राय यानी कि कॉमन इंटेंशन का जो सेक्शन है आईपीसी में, वो है सेक्शन 34। इसीलिए जो कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है आपराधिक षड्यंत्र का, वो है 120B। दंगा जो है वो है 147। आपराधिक विश्वासघात यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसे कहते हैं 405 में है। जालसाजी 463 आईपीसी में है। आत्महत्या के लिए जो दुष्प्रेरण होता है 306। बंधक बनाना यानी कि किसी को बंधक बना लेना 340 आईपीसी में दिया गया है। दहेज हत्या 304B में दिया गया है। इसी प्रकार से और भी एक्सटॉर्शन है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, हमला है, ग्रीवियस हर्ट है। इन सब चीजों को तैयार कर लीजिएगा। सीआरपीसी में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, अरेस्ट की शक्ति जो है, किसी को अरेस्ट करने की पावर 41 में दी गई है, सेक्शन 41। एफआईआर 154 में डिस्क्राइब किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि बिना वारंट की गिरफ्तारी से संबंधित अपराधों में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है। जमानती अपराध यानी में जमानत अनिवार्य होती है, जो जमानती अपराध है उसमें जमानत दी ही जाती है। पुलिस कस्टडी की जो सीमा है वो है मैक्सिमम 15 डेज। जो पुलिस की जो रिमांड का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है। जुडिशियल कस्टडी की जो मैक्सिमम सीमा है वो 90 और 60 दिन की है। वो आप जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्राइब किया गया कि किन अपराधों में ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन किन अपराधों में है। इसी प्रकार से जो पुलिस को स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो सेक्शन 161 सीआरपीसी में होते हैं। जो भरण पोषण यानी कि एलिमनी से संबंधित सेक्शन है वो 125 है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है वो होता है 164 में। चार्जेस जो फ्रेम होते हैं वो 228 में होते हैं। ये सब सेक्शंस हैं। कंप्लेंट केस जो होता है सेक्शन 200 में होता है। समन केस का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो 251 में दिया गया है। वारंट केस को डिस्क्राइब किया गया है 238 में। इसी प्रकार से सीआरपीसी में जो अपील है वो 372 में होती है, सेक्शन 372 में। रिवीजन सेक्शन 397 में होता है। हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर दी गई है, डिस्क्राइब की गई है सीआरपीसी में, वो सेक्शन 482 यानी कि 482 सीआरपीसी में है। इसी प्रकार से जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट जो लागू हुआ था वर्ष 1872 में लागू हुआ था। जो डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित सेक्शन है एविडेंस एक्ट का वो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 है। जो एडमिशन है वो सेक्शन 17 है। जो कन्फेशन है एविडेंस एक्ट में वो अपराध की स्वीकृति उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको रेडी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो दिए गए हैं वो सेक्शन 61 से सेक्शन 73 के बीच दिए गए हैं। इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, सेकेंडरी एविडेंस हो गया, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हो गया, रेस गैसेज हो गया, कैरेक्टर एविडेंस हो गया, हॉस्टाइल विटनेस हो गया, जो कोर्ट डिक्लेयर जहां जो कोर्ट में डिक्लेयर होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित जो सेक्शन है, सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट है, सेक्शन 65B, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कानून के द्वारा लागू योग्य समझौता कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सेप्टेंस जो दी गई है कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में दी गई है। जो कंसीडरेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में दी गई है। वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो शून्य एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो शून्य होता है। इसी प्रकार से टॉर्ट के भी क्वेश्चन है कि टॉर्ट की प्रकृति क्या होती है, डिफेमेशन के प्रकार क्या होते हैं, नेग्लिजेंस किसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है। फैमिली लॉ में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं आपको बता दूं, मैं आपको सीधे लेकर के आता हूं कुछ बहुत ही मेन चीज़ों पर। बहुत ही ध्यान से, इनको बहुत ज़रूरी है, इनको सेव रखिएगा। ये मोस्टली इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको फंसेंगे। जैसे जो ट्रिपल तलाक वाला जो केस हुआ था, उसका जो केस लॉ है वो शायरा बानो का केस था, ये याद रखिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना था। मुस्लिम मैरिज एक्ट जो होता है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एक्ट नहीं है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट को मुस्लिम मैरिज एक्ट में रखा गया है। जो डाउरी होता है यानी कि महर पति द्वारा पत्नी को भुगतान होता है। मेंटेनेंस का जो सेक्शन है वो आपको पता है 125 है। हिंदू जो सक्सेशन अमेंडमेंट हुआ था वो 2005, जो बेटियों को समान अधिकार दिया गया था वो 2005 में आया था। इसी प्रकार से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी कि जो विदाई का मुकदमा होता है वो सेक्शन 9 है, बहुत ही सिंपल सा है। म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स का सेक्शन है 13B है। गार्जियनशिप एक्ट जो बना था वो बना था 1956 में। ये सब आपको बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। 100% इसमें से भाई कुछ ना कुछ आने वाला है। बहुत कम समय में बहुत सही तरीके से जो भी कुछ मैं आपको बता पा रहा हूँ वो मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कुछ चीज़ें हैं, कॉपीराइट की जो अवधि है वो लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष है। इसी प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण को कहते हैं। साइबर जो टेररिज्म है वो 66F में दिया गया है। जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन दी गई है, साइबर लॉ से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन दी गई है ऑनलाइन वो 66D IT एक्ट में दी गई है। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में मेड आउट हुआ था, बना था। RTI एक्ट जो है वो 2005 में बना था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बना था। आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में बना था। ये और अब मैं आपको जो इसको समअप करने से पहले मैं आपको कुछ प्रमुख केस लॉ बताने जा रहा हूँ, इनको आप नोट रखना अपने पास। इनमें से कोई ना कोई केस लॉ आपको 100% पूछा जाने वाला है। जैसे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन है, वो केशवानंद भारती केस में बताया गया था। राइट टू एजुकेशन से संबंधित जो केस लॉ है वो मोहम्मद आंदोलन केस है। राइट टू प्राइवेसी पुट्टू स्वामी केस में दी गई है। इक्वालिटी जो है वो इंदिरा साहनी केस में दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित जो केस लॉ है वो खुशबू केस है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था। अरेस्ट प्रोसीजर की जो गाइडलाइन है वो DK बसु में दी गई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्कप्लेस विशाखा से संबंधित जो केस है उसमें दी गई है। इसी प्रकार से स्पीडी ट्रायल हुसैन आरा खातून के केस में उसको डिस्क्राइब किया। LGBTQ राइट 377 में दिया गया है। ये नवतेज सिंह जौहर के केस में इसको डिस्क्राइब किया गया था। इसी प्रकार से सेक्शन 66A IT एक्ट को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था वो श्रेया सिंघल के केस में घोषित किया गया था। तो देखिए जो भी कुछ मैंने आपको अभी बताया, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, 10 से 15 मिनट आपको केवल देना है। इसको मनन करिए, चिंतन करिए, जब मौका मिले तो आप इनको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए और भी तैयारियां करते रहिए। लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चीज़ें थी, जो मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो मैंने आपको बताया। और तैयारी करते रहिए। और भी कुछ अगर अपडेट मेरे पास आती है और भी कुछ मेरे दिमाग में आता है तो मैं आप लोगों के पास शेयर करने के लिए ज़रूर हाजिर हूँगा। सिर्फ 2 दिन शेष हैं, 2 दिन के बाद से फिलहाल के लिए टॉपिक ख़त्म, ये क्वेश्चन ख़त्म, आंसर ख़त्म। लेकिन फिलहाल जितनी मदद हम लोग आपकी कर सकते हैं उतनी मदद हमेशा करने के लिए हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।